इतवार 9 बजे के करीब कमल तूफ़ान की तरह झोंपड़ी में दाखिल हुई। जल्दी जल्दी अजीम की तैयारी कराई और इसे साथ लेकर बाहर निकल गई। मैकवर्ड रोड आकर उन्होंने रक्षा छोड़ दिया। दोनों केमाड़ी से होते हुए बंदरगाह में इस जगह आए जहाँ मुनव्वरा को लंच जाती थी। रास्ते में कमल इसे सड़कों और मारूफ जगहों के बारे में बताती रही। कमल जब लॉन्च में बैठने लगी तो अजीम ने परेशानी में पूछा, कहाँ जा रही हो? कमल ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, बस आप खामोशी से मेरे साथ चले आएँ। लॉन्च से दोनों मुनव्वरा आए। इतवार होने के बायस जजीरे में तफरी के लिए आने वाले लोगों का खूब रश था। कुछ देर तक दोनों पाँव से जूते उतार कर गीली रेत पर चलते रहे। फिर दोनों ने एक साथ ऊँट की सवारी भी की। दोपहर तक वो साहिल पर घूमते रहे। फिर एक कैफ़े से खाना खाकर वो साहिल समंदर की काली स्याह और संगलाख चट्टानों के ऊपर जाकर बैठ गए थे। अजीम कुछ देर तक अपने सामने बैठी हुई कमल को देखता रहा। गोरी चिट्टी का दाबर, तीखे नकूश और गुदाज जिस्म वाली वो लड़की इस समय इसे यूं दिखाई दे रही थी जैसे हुस्न शबाब की उमंगों का कोई सरमदी वजूद रखने वाला उबलता हुआ चश्मा हो। इसके जिस्म से हल्की हल्की सौंफी सी महक उठ रही थी। वो रत्नागिरी के इस फूल की तरह थी जो पूरी तरह खिलकर हवाओं में अपनी खुशबू बिखेर कर अपने वासिल का इंतज़ार कर रहा हो। अजीम ने इसे मुखातिब किया, कमल तुमने अपने मुताल्लिक कुछ नहीं बताया। कहाँ रहती हो, क्या करती हो, और ट्रेन में हादसे के रोज़ तुम कहाँ से आ रही थी? कमल ने सहराओं और बियाबानों में आज़ादी और बेफिक्री के कहके लगाने वाले अंदाज की तरह मुस्कुराते हुए कहा, हम लोग केमाड़ी में रहते हैं। हादसे वाले रोज़ मैं लाहौर में होने वाली एक स्काउट रैली में हिस्सा लेकर लौट रही थी। मैं एक मुकामी कॉलेज में बीए के आखिरी साल की तालिबा हूँ। हम लोग क्रिश्चियन हैं और घर के 3 अफराद हैं। मेरे अब्बू, मैं और मेरी छोटी बहन जिसका नाम सेबल है। मेरी माँ श्रीलंका की रहने वाली एक मरहट थीं। चंद बरस कबल इसकी मुलाकात एक मुकामी मुसलमान से हुई। दोनों के ताल्लुकात बढ़े और फिर वो पलीद इंसान एक रोज़ मेरी मम्मी को बहला फुसला कर अगवा करके ले आया। इस तरह हम दोनों बहनें अपने बाप के पास तन्हा रह गईं। मेरे अब्बू क़याम पाकिस्तान के वक़्त ज़िला होशियारपुर की तहसील गढ़शंकर से हिजरत करके आए थे। यहाँ आकर वो अपने नाम कोई मकान अलाट कराने में कामयाब न हो सके और हम किराए के मकानों में गुजर बसर करते आ रहे हैं। बस यह है मेरी दास्तान। कमल खामोश हो गई। अजीम वीरानों मलूल भरी नज़रों से कमल की तरफ देखने लगा। कमल ने घबरा कर इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा, आप कहाँ खो गए? अजीम ने गोते खाती आवाज़ में कहा, कमल तुम्हारी माँ को बरगलाने वाला गैर क्रिश्चियन था ना? हाँ, उसने कहा। तुम्हारे अब्बू को ऐसे लोगों से नफ़रत ना हो गई होगी, जबकि मैं भी गैर क्रिश्चियन हूँ। क्या वो पसंद करेंगे कि इनकी बेटी किसी गैर क्रिश्चियन से मोहब्बत करके इसे अपनी ज़िंदगी का जीवन साथी चुन ले? कमल ने उदास और मखमूम लहजे में कहा, मेरे अब्बू मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं इन्हें इस पर आमादा कर लूँगी, वो आपको मेरा हमसफ़र मान लेंगे। अगर वो रज़ामंद ना हुए तब? मैंने कहा, आप इतने फासलों और बात की बातें क्यों करते हैं? अजीम चंद लम्हों तक पुरसुकूत इसके मलूल लहजे में बोला, आज के बाद मुझसे ना मिला करना कमल। कमल का जिस्म कपकपा गया और चौंकते हुए इसने कहा, क्यों? मैं आपकी पूजा करती हूँ। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं? आपको मिलकर मुझे शांति और मेरी रूह को चैन और सुकून मिलता है, पर तुमसे मिलते हुए अब मेरी रूह की शांति जाती रहेगी, क्योंकि मेरे दिल में अब ये बात खटक जाएगी कि हम दोनों एक होकर शादी नहीं कर सकते। ये ज़रूरी तो नहीं कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी बात मान जाएं और कबल इसके हम इस कदर दूर निकल जाएं कि हालात की मुखालफत के बायस वक़्त की धूल और फासलों की जंजीरों में उलझ जाएं। हमें अभी से अलहदा हो जाना चाहिए। हम इब्तदाई मराहल में हैं। कमल पर अजीब व गरीब कैफियत तारी होने लगी। इसकी हालत इस अंधी शमा की सी हो गई थी जो हवा के तेज़ झकड़ों में जल बुझी हो, और वह बड़ी हसरत से अजीम को देखे जा रही थी। दोनों एक दूसरे के सामने चुप और उदास बैठे थे। इनके करीब सरगोशियाँ करता हुआ करा रहा था समंदर। समंदरी लहरें चट्टानों से सर टकरा रही थीं। न जाने आने वाली समंदरी हवा में कच्चे नारियल की सी खुशबू कहाँ से आ गई थी। दोनों खामोश थे, जैसे वो कोई नातक वजूद न रखते हों, जैसे वो कोई मुजस्मे हों जो जजीरे की इन चट्टानों पर इस्तादा कर दिए गए थे। जजीरे से लंबे लंबे नारियल के दरख्तों से नमकीन बहरी हवाएं टकरा कर जंगली गीतों की सदाएं पैदा कर रही थीं। कमल बंजर ज़मीन की तरह वीरान और सर्दियों के तन्हा पहाड़ी फूलों की तरह अकेली हो गई थी। इसकी हालत इन लहरों जैसी हो गई थी जो समंदर से बिछड़ कर साहिल रेत में जज़ब हो रही हों। दो मोहब्बत करने वाले विसाल और जुदाई के सामने खड़े थे। अपने दिल में कुछ गैर मुंतकिल हद तक वो करीब व बईद का इम्तियाज़ करके किसी पिनहा राज की हिदायत में खो गई थी, और इनके
करीब समंदरी हवा अपनी भयानक आवाज़ों में ऊँग रही थी और शैतान की तरह स्याह चट्टान लहरों से गले मिलकर कहके लगा रही थी। कमल की आवाज़ बुलंद हुई, जैसे किसी ज़ख्मी कराह या मरने वाले की करब में डूबी हुई हो कोई सदा हो। इसने अजीम से पूछा, क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? अजीम की लरजती आवाज़ सुनाई दी, कमल मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक जज्बा ज़रूरत है जिसे तुम पुरअनस और मोहब्बत या ऐसे ही किसी और लफ्ज़ का नाम दे लो। क्या मोहब्बत जो रूह की गहराइयों के एक लतीफ़ जज्बे का नाम है जिसको मादी तराजुओं से नापा जा सकता है? नहीं, फिर आप यूं बेरहमी के साथ मुझसे क्यों रूकशी कर रहे हैं? कमल की आंखों से आंसू निकलकर इसके रुखसारों पर बहने लगे। अजीम की रोती हुई सी आवाज़ उभरी, कमल तुम्हें मेरे हालात का इल्म है। मैं ऐसा बरगुज़श्ता वक्त परेशान व माजूब इंसान हूँ जिसे इसके भाई ने जहरीले सांप की तरह डस लिया है। मैं एक ऐसा मुसाफिर हूँ जिसके पास तिनका तक नहीं रह गया। मैं तुम्हारी मोहब्बत में अभी दूर नहीं जाना चाहता। कल को अगर तुम्हें भी मुझसे छीन लिया गया तो मेरी रूह को मेरे जिस्म से नफरत हो जाएगी और मैं ज़िंदा न रह सकूँगा। कमल मैं अपने आप को बार बार धोखा नहीं दे सकता। मुझ में अब कागजी महल और रेत के घरोंदे तामीर करने की सकत नहीं है। अपनी ज़िंदगी की किताब में कोई हसीन और दिलकश नक्श बनाने से कबल मुझे ये सोचना होगा कि मेरी ज़ीस्त की टहनी पर कांटे ही कांटे हैं और क्या इनसे उलझ कर मेरा दामन फिर तार तार तो ना हो जाएगा। कमल संभली और पुरतासुर निगाहों से अजीम की तरफ देखते हुए इसने अपने तमाम रूहानी अनासर को मुज्तमा करते हुए आतिशी लहजे और निस्वानियत के पूरे वकार के साथ कहा, आप मेरे साथ फिर एक वादा कीजिए। कैसा वादा? जब तक मैं अपने अब्बू को अपनी मोहब्बत तस्लीम करने पर आमादा नहीं कर लेती, आप मुझे भूल तो न जाएंगे? अजीम ने मुर्दा सी आवाज़ में कहा, अगर तुम मुझे ना भी मिल सकी तो भी मैं तुम्हारे सलूक, तुम्हारे रवैये और खुलूस को भूल ना सकूँगा। मेरे जहन में हमेशा तुम खुशबू बन कर बसती रहोगी। कमल बेहद संजीदा हो गई। मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ, मैं अब आपसे उस वक़्त मिलूँगी जब अपने मकसद में कामयाब हो चुकी होंगी। मैं आपके लिए अपने लहू की बूंदें तो फराहम कर सकती हूँ, आपको धोखा नहीं दे सकती। मैं बाअस्मत लड़की हूँ और आपके तकद्दुस के साथ मिलकर मैं एक नई ज़िंदगी की इब्तदा करूँगी। अगर तुम ऐसा कर सकी तो मैं समझूंगा मेरी रूह को मेरे जिस्म से मोहब्बत हो गई है। अजीम खड़ा हो गया, उठो अब चलें। कमल भी खड़ी होती हुई बोली, शाम का खाना यहीं खाकर अलहदा होंगे। दो मोहब्बत करने वालों की तरह ना सही, दो दोस्तों और दो अजनबियों की तरह ही सही। शाम का खाना उन्होंने वहीं इकट्ठे बैठकर खाया। बोझल दिलों के साथ वो कैमाड़ी आए और जब सूरज अपने गुरूब होने वाले मनाजिर के साथ फ़िज़ाओं में शुफ़्की रंग बिखेर रहा था, वो दोनों एक दूसरे से अलहदा हो गए थे। वक़्त का अंधा मुसाफिर अपनी जानी पहचानी मंजिलों की तरफ भागता रहा। सूरज चनार के बूढ़े दरख्तों को चूमता हुआ गुरूब होता रहा। साए फैलते और सिमटते रहे और ज़िंदगी कहीं उलझती और कहीं सुलझती रही। अजीम बड़ी मेहनत और तुंदी से बैंक में काम कर रहा था। वो बड़ी बाकायदगी से हर माह अम्मी को अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा भिजवा दिया करता। कई माह गुजर चुके थे, इसकी मुलाकात कमल से न हुई। शायद वो इसे भूल चुकी थी या अभी तक अपने मकसद में कामयाब न हुई थी। आज भी जब वो अपने ऑफिस के काम में बुरी तरह मसरूफ़ था, इसके पहलू में अपनी मेज़ पर काम करते बूढ़े फ्रांसिस ने इसे पुकारा। अजीम। वो चौंका और फ्रांसिस की तरफ देखने लगा। लंच टाइम हो गया है, छोड़ो अब काम को। अजीम उठकर जब बाहर जाने लगा तो फ्रांसिस ने फिर इसे पुकारा, ज़रा इधर आना अजीम। वो इसके सामने जा खड़ा हुआ। कहिए। बैठो। वो बैठ गया। फ्रांसिस ने फाइलों के रैक से टिफ़िन करियर निकाला और अपने सामने मेज़ पर रखते हुए कहा, बाहर कहाँ जाओगे, खाना काफ़ी है, दोनों मिलकर खा लेते हैं। फ्रांसिस ने बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में कहा। अजीम ने बड़ी इंकसारी से कहा, आप रोज़ ही मुझे खाना खिला देते हैं, आपका खाना काफ़ी लजीज है। अगर मुझे ऐसा खाना खाने की आदत हो गई तो मेरी एक और आदत ख़राब हो जाएगी। फ्रांसिस हंस दिया था। खाओ खाओ आदी हो जाओगे तो क्या हुआ, मेरा खाना वैसे भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। अजीम ने इनकी बात काटते हुए कहा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता, लाया जाता है। फ्रांसिस ने इसका हाथ पकड़कर खाने की तरफ खींचा। चलो यूं ही सही, अब शुरू तो करो ना। दोनों ने मिलकर खाना शुरू कर दिया। इसके बाद चाय पीने वो ऑफिस से निकलकर होटल चले गए। जब वो वापस आए तो चपड़ासी ने अजीम को सफ़ेद रंग का एक लिफाफा थमाते हुए कहा, आपकी तार है अजीम बाबू। अजीम मुतफ़िकर सा हो गया और जल्दी जल्दी लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा। फ्रांसिस ने मुतजस्सिस निगाहों से देखते हुए कहा, खैरियत है ना बेटे? अजीम ने कागज़ तय करके जेब में डाल लिया। खैरियत ही है, मेरी अम्मी और छोटी बहन मुझे मिलने कल कराची आ रही हैं। फ्रांसिस जो अजीम के पूरे हालात से वाकिफ़ थे, इसे कुरेदते हुए बोले, क्यों आ रही हैं तुम्हारी अम्मी, और वो भी इस कदर उजलत में? अजीम ने बेपरवाही से कहा, मिलने आ रही हैं। दोबारा वो अपनी रोज़मर्रा के काम में लग गया। उस रोज़ ऑफिस से निकलकर अजीम ने एक नई चारपाई ख़रीद ली और झोंपड़ी में लगा दी। माँ जो आ रही थी
आरिफ दूसरे दोस्तों की झोंपड़ी में मुंतकिल हो गया था। दूसरे रोज़ अजीम ने ऑफिस से छुट्टी कर ली और माँ को लेने रेलवे स्टेशन चला गया। काफ़ी देर तक वो प्लेटफार्म पर टहलता रहा। आखिर 5 बजे के करीब गाड़ी आई और वो जनाना डब्बे बड़ी तेज़ी से देखने लगा। रेहाना एक डब्बे के दरवाजे पर खड़ी थी, साइमा भी इसके साथ थी। अजीम इन दोनों को देख चुका था, लिहाजा तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा। रेहाना ने जो ही अजीम को देखा नीचे उतरी और अजीम को लिपटा कर बुरी तरह प्यार करने लगी। अजीम ने आगे बढ़कर साइमा को उठा लिया और इसे प्यार करने लगा। माँ और बहन को लेकर वो झोंपड़ी में आया। रेहाना ने अंदर दाखिल होते हुए बड़ी हैरत और परेशानी से पूछा, यहाँ रहता है मेरा बेटा? अजीम टाल गया। अम्मी, यहाँ रिहाइश का बड़ा मसला है, इसलिए मजबूरन इस झोंपड़ी में रहना पड़ा है। रेहाना बुझ सी गई, ताहम वो खामोश रही। इसके चेहरे की कैफियत और तासरात बता रहे थे कि अजीम की हालत देखकर उसे दुख और सदमा हुआ है। शाम हो रही थी। अजीम ने होटल से खाने का बंदोबस्त किया और तीनों ने मिलकर खा लिया। अजीम ने अम्मी और बहन के लिए अपना बिस्तर चारपाई पर लगा दिया और दूसरा बिस्तर जो आरिफ का था वो इसने अपने लिए ज़मीन पर लगा दिया। साइमा खाना खाने के बाद जल्द सो गई थी। रेहाना इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब चारपाई की तरफ आई तो अजीम ज़मीन पर बैठा उनकी तरफ देख रहा था। रेहाना ने खुफगी और तकलीफ़ दे एहसास के साथ कहा, यहाँ क्यों बैठे हो बेटे? अजीम की गर्दन ज़रा सी झुक गई। ये चारपाई तो मैं आपके लिए लाया हूँ अम्मी, मैं नीचे ही सोता हूँ। यहाँ चारपाइयों पर खटमल बहुत हो जाते हैं और इन पर सोया नहीं जाता। रेहाना सोचों में खो गई और कपकपाती आवाज़ में कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम नीचे नहीं सोओगे बेटे। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत गम और दुख बर्दाश्त किए हैं, अब मुझ में इतनी सकत नहीं रही कि तुम्हें इस हालत में देख सकूँ। अजीम खड़ा हो गया। रेहाना का हाथ पकड़कर इसने बिस्तर पर बिठाया और दोबारा इसके पाँव के पास अपने बिस्तर पर बैठते हुए इसने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे अगर आप जैसी माँ के कदमों में जगह मिल जाए तो मैं जानूंगा मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। आपने औलाद की बहुत खिदमत की है अम्मी, आप हमारा फ़र्ज़ हैं, अब हमारा फ़र्ज़ है कि आपकी खिदमत करें। रेहाना की आंखों में आंसू आ गए थे और वो चुप हो गई थी। अजीम की गर्दन भी झुक गई थी, पर यह सुकूत जल्द ही टूट गया। रेहाना बोली थी, इधर मेरे पास आकर बैठो बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अजीम जान गया था कि माँ क्या कहने वाली है। इसका दिल कह रहा था कि कोई बहुत बड़ा और बेरहम तूफ़ान उठने वाला है। रेहाना के पाँव पकड़ते हुए इसने कहा, मैं यहीं आपके कदमों में ही अच्छा हूँ, आप कहिए क्या कहना चाहती हैं अम्मी? रेहाना अंदर ही अंदर रो रही थी और बड़ी मुश्किल से इसने अपनी आंखों के अंदर अपने आंसुओं को रोक रखा था। वो कहने की इब्तदा करना चाह रही थी पर कामयाब न हो रही थी। आखिर ज़बत करते हुए वो बोल ही पड़ी, तुम्हारी खाला अतिया की शादी कर देने पर ज़ोर दे रही हैं और साथ ही वो आसफ़ा की शादी भी कर देना चाहती हैं। मैं इसे माकूल जवाब नहीं दे सकी। मैं एक अजीब उलझन में पड़ गई हूँ बेटे, जिसे मैं तुम्हारी मदद के बगैर हल नहीं कर सकती। अजीम ने गहरी आवाज़ में पूछा, क्या आपने इसी खातिर यहाँ आने की ज़हमत की है? हाँ बेटे। अजीम का सर फिर झुक गया। क्या मैंने आज तक आपके किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ सर उठाया है? रेहाना रो पड़ी, नहीं मेरे बेटे, फिर आप मुझ पर एतमाद रखकर जो भी फ़ैसला कर दें मैं कभी इससे रूगर्दानी न करता। आपकी बात रखने की खातिर अगर मुझे अपनी ज़ात को भी खोना पड़े तो कभी अफसोस न करूँगा। रेहाना के गरम गरम आंसू अजीम के हाथों पर गिर पड़े और लरसती आवाज़ में वो बोली, मुझे ख़बर थी बेटा, मगर इसमें तुम्हारे मुस्तकबिल का भी सवाल था और दो भाइयों के दरमियान कशीदगी, रंजिश और ताल्लुकात मुनक़ता होने का भी अंदेशा था। कांपती और रोती आवाज़ में अजीम ने जवाब दिया, जब तक मेरी माँ मुझसे खुश है मुझे अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई फ़िक्र नहीं। रेहाना ने अपनी पूरी कुव्वत मुजतमा करके पूछा, अगर आसफ़ा की शादी किसी और से हो जाए तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? अजीम कुछ देर खामोश रहा, यूँ लगता था वो कहीं डूब गया है। फिर इसने नहीफ सी आवाज़ में कहा, मेरा रद्द-ए-अमल क्या होना है अम्मी? हालात अगर मेरे ख़िलाफ़ ही फ़ैसला दे चुके हैं तो आप देखेंगी मैं साबित कदम रहूँगा और कभी शिकायत में होंठ ना खोलूँगा। मैं वही अजीम हूँ अम्मी, आप मुझ पर एतमाद रखें। हालात जिस तरह आपको मजबूर करते हैं आप वैसे ही कर गुजरें। अजीम अपनी माँ के फ़ैसले को टालने की जुर्रत नहीं कर सकता। रेहाना खुलकर हिचकियों में रो पड़ी। मैं तो ऐसा न देख सकती थी बेटा, पर आसफ़ा ने खुद ही अपनी माँ से कह दिया है वो अजीम के बजाय कैसर से शादी करना चाहती हैं। अब तुम ही फ़ैसला दो, मैं क्या करूँ? फ़ैसला कुन अंदाज में अजीम बोला, बस आप इन दोनों की शादी कर दें। रेहाना ने अपने आंसू पोंछे। अब मैं समझी हूँ कि तुम घर से भाग कर यहाँ क्यों आए थे और तुमने रेलवे स्टेशन पर मुझे मंगनी की अंगूठी क्यों उतार दी थी। काश तुमने मुझे उस वक्त बता दिया होता तो मैं हालात को संभाल लेती, लेकिन अब बात बहुत दूर निकल गई है और अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अजीम ने हलक में डूबती हुई आवाज़ में कहा, खाला कब तक शादी करना चाहती हैं? वो तो अगले हफ्ते ही तैयार हैं, तो कर दें आप। तुम्हारा इंडिया लेना भी तो ज़रूरी था बेटे। मेरी तरफ से इजाज़त है अम्मी।
खुशी से कह रहे हो? रेहाना के आंसू फिर छलक पड़े। कैसर मेरा छोटा भाई है अम्मी, इसकी खुशी मेरी खुशी है। और फिर जब आसफा ने खुद ही इससे शादी करने को कह दिया है तो मैं कौन होता हूँ नाराज़ होने वाला। रेहाना फिर बोली, इन दोनों को सर्विस भी मिल गई है। कैसर एक प्राइवेट फर्म में सेल ऑफिसर हो गया है और आसफा एमएससी के बाद लेक्चरर हो गई है। अजीम खामोश रहा और कोई जवाब न दिया। रेहाना भी चंद लम्हों तक कुछ सोचती रही, फिर बोली, तो फिर तुम कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अजीम का सर इसी तरह झुका रहा। मैं ज़रूर चलूँगा अम्मी, मैं इतना बुज़दिल नहीं हूँ कि अपनी आंखों से अपनी शिकस्त का तमाशा न देख सकूँ। मेरी एक शर्त है बेटे। कहिए, उसने कहा। कैसर और रतिया के साथ तुम्हारी शादी भी हो जाए। मैंने सादत भाई से बात की थी, वो आसिया के लिए तुम्हारा रिश्ता कबूल करते हैं और मैंने आसिया से भी बात की थी, उसे भी तुम्हारे साथ शादी करने में खुशी है। अजीम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और रेहाना बेचारी बेताब रह गई थी। माँ जो थी, अजीम इसके सामने बैठा रो रहा था। अजीम जो इसकी जान और रूह था, भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसका दिल फटा जा रहा था। कबल इसके वो कुछ कहती, अजीम नादान और मध्यम आवाज़ में कहता हुआ पीछे हट गया, मैं अभी शादी न करूँगा अम्मी, ये मामला जहाँ तक बढ़ा है वहीं रोक दें। फिर वो ज़मीन पर बिछे हुए बिस्तर पर लेट गया और चादर ऊपर खींच ली। रेहाना को इतनी हिम्मत न हुई वो इससे कोई और बात करे। वो इस तरह हसरत से देखने लगी जैसे इसका अजीज़ बेटा इससे कोई छीन कर ले गया है।